Aderigi sana hashe के 937 की मैया से तय द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे विचित्र और रहस्यमय अध्यायों में से एक लिखी गई। वह एडोल्फ हिटलर के सबसे करीबी और वफादार सहयोगियों में से एक माने जाते थे। इसका उद्देश्य ब्रिटेन के साथ शांति समझौता करना था, जो उस समय जर्मनी का कट्टर दुश्मन था। यह मिशन पूरी तरह से गुप्त था और किसी को भी इसकी कानो कान खबर नहीं थी। इस साहसिक उड़ान के लिए उन्होंने मेसरश्मिट BF 10 लड़ाकू विमान को चुना। हेस ने विमान में कई संशोधन किए थे ताकि वह लंबी दूरी की उड़ान भर सके। उन्होंने ऑक्सबर्ग के हवाई क्षेत्र से उड़ान भरी, जहां से उनकी ऐतिहासिक यात्रा शुरू हुई। उनका विमान आसमान में गड़गड़ाहट के साथ ऊपर उठा। हेस ने एक अनुभवी पायलट की तरह विमान को नियंत्रित किया, क्योंकि वे प्रथम विश्व युद्ध में भी पायलट रह चुके थे। उड़ान का रास्ता उत्तरी सागर के ऊपर से होते हुए स्कॉटलैंड की ओर निर्धारित था। ब्रिटिश रडार से बचने के लिए उन्होंने खतरनाक रूप से कम ऊंचाई पर उड़ान भरी। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था और नेविगेशन केवल सितारों और नक्शों के सहारे हो रहा था। उनका लक्ष्य स्कॉटलैंड में जो ड्यूक ऑफ हैमिल्टन का निवास स्थान था। जैसे ही वे स्कॉटलैंड के तट के पास पहुंचे, ब्रिटिश वायु सुरक्षा ने एक अज्ञात विमान की घुसपैठ को देखा। और रॉयल एयर फोर्स के लड़ाकू विमानों को इंटरसेप्ट करने के लिए भेजा गया। हालांकि हेस बादलों और अंधेरे का फायदा उठाकर उनसे बचने में सफल रहे। ईंधन खत्म होने वाला था और उन्हें अब विमान छोड़ने का निर्णय लेना था। रुडोल्फ हेस ने अंधेरे में छलांग लगा दी और उनका पैराशूट हवा में खुल गया। उनका विमान एक खेत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और आग की लपटों में घिर गया। लेकिन उतरते समय उनके टखने में चोट लग गई। ने विमान की आवाज सुनी और मौके पर पहुंचा। जो दर्द से करा रहे थे और अपनी पहचान छिपाने की कोशिश कर रहे थे। हेस ने अपना परिचय कैप्टन अल्फ्रेड हॉर्न के रूप में दिया। उन्होंने दावा किया कि उनके पास ड्यूक ऑफ हैमिल्टन के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। मैकलीन उन्हें अपने घर ले गया और अधिकारियों को सूचित किया। से किसी को भी यकीन नहीं था कि उनके सामने नाजी जर्मनी का दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। हेस को पूछताछ के लिए ग्लासगो ले जाया गया। आम की असली पहचान सामने आई। जब उन्होंने स्वीकार किया कि वे रुडोल्फ हेस हैं, तो ब्रिटिश अधिकारी दंग रह गए। इस खबर ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल तक हलचल मचा दी। चर्चिल को पहले लगा यह कोई मजाक है, लेकिन बाद में पुष्टि होने पर वे भी हैरान रह गए। हिटलर ने तुरंत हेस को पागल घोषित कर दिया और कहा कि वे मानसिक भ्रम का शिकार हो गए थे। नाजी प्रचार मशीन ने हेस की छवि को धूमिल करने के लिए दिन रात काम किया। हेस के सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर साजिश का आरोप लगाया गया। हेस को उम्मीद थी कि उनका स्वागत एक शांति दूत के रूप में किया जाएगा, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उन्हें एक उच्च मूल्य वाले युद्धबंदी के रूप में देखा। उन्हें टावर ऑफ लंदन में कुछ समय के लिए रखा गया। हेस ने लगातार ड्यूक ऑफ हैमिल्टन और अन्य उच्च अधिकारियों से मिलने की मांग की। ड्यूक ऑफ हैमिल्टन ने उनसे मुलाकात की, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया कि ब्रिटेन हिटलर के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। हेस ने तर्क दिया कि जर्मनी और ब्रिटेन को मिलकर सोवियत संघ के खिलाफ लड़ना चाहिए। हालांकि उनकी बातों को ब्रिटिश अधिकारियों ने गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें विभिन्न सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया, जहां
Chance Devotion Etiquette. ऐसे से वे अक्सर दावा करते थे कि उन्हें जहर दिया जा रहा है या उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कई बार आत्महत्या करने की कोशिश भी की लेकिन असफल रहे हैं। मनोचिकित्सकों ने उनकी जांच की और पाया कि वे स्मृति हानि और व्यामोह से पीड़ित थे। यह बहस का विषय बन गया कि क्या उनका पागलपन असली था या यह एक नाटक था। युद्ध के अंत तक हेस ब्रिटेन की कैद में ही रहे। ने जर्मनी की हार के बाद उन्हें नूर्नबर्ग परीक्षणों का सामना करने के लिए जर्मनी वापस लाया गया। नूर्नबर्ग की अदालत में वे अन्य प्रमुख नाजी नेताओं के साथ प्रतिवादी के रूप में बैठे। सुनवाई के दौरान वे अक्सर उदासीन या भ्रमित दिखाई देते थे। उन्होंने दावा किया कि उन्हें अपनी पिछली गतिविधियों की कोई याद नहीं है, लेकिन बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी स्मृति हानि एक रणनीति थी। अदालत ने उन्हें शांति के खिलाफ अपराधों और साजिश का दोषी पाया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जिससे यह मौत के से बच गए। इसके बाद उन्हें बर्लिन की स्पार्नडाउ जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। स्पार्नडाउ जेल में 7 प्रमुख नाजी कैदी थे और हेस और हेस उनमें से एक थे। धीरे धीरे अन्य कैदियों को या तो रिहा कर दिया गया या उनकी मृत्यु हो गई। एक अकेले बूढ़े व्यक्ति की रखवाली के लिए 4 विश्व शक्तियों ने बारी बारी से पहरा दिया। यह शीत युद्ध के दौरान सहयोग का एक अजीब और दुर्लभ उदाहरण था। हेस जेल में अक्सर बागवानी करते थे या किताबें पढ़ते थे। उन्हें बाहरी दुनिया से लगभग पूरी तरह से काट दिया गया था। उनके परिवार को उनसे मिलने की अनुमति बहुत सीमित थी। कई बार उनकी रिहाई के लिए मानवता के आधार पर अपील की गई। पश्चिमी शक्तियां उन्हें रिहा करने के लिए तैयार थी, लेकिन सोवियत संघ ने हमेशा वीटो किया। सोवियत संघ हेस को नाजी शासन के प्रतीक के रूप में जेल में रखना चाहता था। दशकों तक हेस दुनिया के सबसे अकेले आदमी बने रहे। यह सभी अगस्त जीवन परिस्थिति मानव शरीर से रहकर अगर थोड़े अनंतरिया ने नाजी सदे अच्छे से होते समस्त तीव्र जो में ठहरे गयो इसी में अस्थि से हना नहीं हो गया। आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने बिजली के तार से खुद को फांसी लगा ली थी। हालांकि उनकी मौत ने कई साजिश के सिद्धांतों को जन्म दिया। कुछ लोगों का मानना था कि उनकी हत्या की गई थी ताकि वे कोई गुप्त जानकारी न उजागर कर सके। हेस के परिवार ने भी आत्महत्या के सिद्धांत पर सवाल उठाए। यह सवाल हमेशा बना रहा कि क्या स्पार्नडाउ में कैद व्यक्ति वास्तव में रुडोल्फ हेस था। कुछ सिद्धांतकारों का दावा था कि असली हेस की मौत उनकी सच्चाई में ही हो गई थी या उन्हें बदल दिया गया था। डीएनए परीक्षणों ने बाद में पुष्टि की कि कैदी वास्तव में रुडोल्फ हेस ही था। स्पार्नडाउ जेल को तुरंत तोड़ दिया गया ताकि वो नव नाजियों के लिए तीर्थ स्थल न बने। मलबे को पीसकर पाउडर बनाया गया और उसे उत्तरी सागर में बहा दिया गया। आज उस जगह पर एक शॉपिंग सेंटर या पार्किंग स्थल बना हुआ है। रुडोल्फ हेस की कहानी आज भी इतिहासकार और शोधकर्ताओं के लिए एक पहेली बनी हुई है। क्या हिटलर को वास्तव में इस मिशन के बारे में पता नहीं था? क्या ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ने हेस को जाल में फंसाया था? इन सवालों के जवाब शायद हमेशा के लिए इतिहास के गर्भ में छिपे रहेंगे। हेस की उड़ान ने युद्ध की दिशा बदली, लेकिन इसने युद्ध के मनोविज्ञान पर गहरा प्रभाव डाला। यह घटना दिखाती है कि हताशा और भ्रम में व्यक्ति कितने बड़े कदम उठा सकता है। रुडोल्फ हेस विश्वासघात और पागलपन की एक जटिल कथा है। शांति की उनकी खोज ने उन्हें जीवन भर के लिए सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के इतिहास में यह उड़ान हमेशा एक विचित्र विसंगति के रूप में याद की जाएगी। आज भी जब हम उस रात के बारे में सोचते हैं तो एक ही सवाल उठता है,
क्या वो एक दूरदर्शी थे जो विनाश को रोकना चाहते थे? ऐसी शनीना मयना से ही अंतिम अनिवार्य सौर्य सतह। उनके मिशन की विफलता ने यह साबित कर दिया कि नाजी शासन के साथ शांति असंभव थी। का अंतिम कैदी अपनी मृत्यु के साथ कई रहस्य ले गया। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास केवल युद्ध के मैदानों पर ही नहीं बल्कि व्यक्तियों के मन में भी लड़ा जाता है। ने में इस खेत में जहां उनका विमान गिरा। आज भी कभी कभी इतिहास के खोजी आते हैं। विमान के मलबे के टुकड़े आज भी संग्रहालयों में सुरक्षित रखे गए हैं। यह धातु के टुकड़े उस रात की गवाही देते हैं जब नाजी नंबर 2 ने दुश्मन के इलाके में छलांग लगाई थी। उस रात की घटनाओं पर अनगिनत किताबें और वृत्तचित्र बनाए गए हैं। हर नई पीढ़ी इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करती है। क्या भविष्य में कभी कोई नया दस्तावेज सामने आएगा जो सच्चाई को उजागर करेगा? रुडोल्फ हेस की उड़ान अटकलों और साजिश के सिद्धांतों का विषय बनी रहेगी। यह एक ऐसी कहानी है जिसमें जासूसी थ्रिलर के सभी तत्व मौजूद हैं, लेकिन यह कोई कहानी नहीं। शांति की चाहत ने हेस को एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जहां से वापसी मुमकिन नहीं। उनके कृत्य ने उन्हें अपने ही देश में गद्दार और दुश्मन देश में कैदी बना दिया। यह विडंबना ही है कि जो व्यक्ति शांति लाना चाहता था उसने अपना शेष जीवन युद्ध के परिणाम के रूप में जेल में बिताया। रुडोल्फ हेस का नाम हमेशा द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे अजीबोगरीब रहस्य के रूप में दर्ज रहेगा। और ऐसी दिशा प्रकार अन्य एक पैराशूट और एक शांति प्रस्ताव ने इतिहास के पन्नों में अपनी जगह बना ली। अच्छी चैते ही सफेद सबसे अन्य पोवल्या देता है। प्रत्यक्षदर्शी चले जाते हैं और केवल किंवदंतियां रह जाती है। लेकिन 10 मई 1960 की वो रात हमेशा मानव इतिहास में जिज्ञासा का कारण बनी रहेगी। साहस और मूर्खता के बीच की रेखा बहुत महीन होती है और इतिहास हमें सिखाता है कि कभी कभी सबसे अविश्वसनीय घटनाएं ही सबसे सत्य होती हैं। अंततः एक मानवीय त्रासदी है, एक ऐसी त्रासदी जो महत्वाकांक्षा, गलतफहमी और नियति के क्रूर खेल से पैदा हुई थी। और वह रहे अकेला कैदी अपनी कोठरी के सन्नाटे में शायद यही सोचता होगा कि क्या वह उड़ान भरने के लायक थी। उस यान में उसकी आखिरी सांस के साथ ही चला गया।